नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के इस साप्ताहिक संस्करण में हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं और अभय जी हैं। हमारी कोशिश रहती है आज के दिन के इस कार्यक्रम में कि हम सप्ताह भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में इन दोनों लोगों से कुछ प्रतिक्रिया लें। आप दोनों लोगों को नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, फिर हुआ कि नहीं आ रही हैं, फिर उन्होंने खुद एक बयान जारी किया। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी काफ़ी संभावनाएँ बची हुई हैं, हो सकता है वो आ जाएँ। तो इस पर अगर अभी जो पिछले 1-2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, अगर अभय सर उस पर आप कोई टिप्पणी देना चाहें, कुछ सूचना देना चाहें, तो सबसे पहले आप ही इस चर्चा को आरंभ करें। देखिए, मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की जो अटकलें हैं और उसी के साथ में उनको कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने की जो अटकलें हैं, वो शुरू हुई थी संतोष भारती और मेरी बातचीत के बाद। संतोष भारती ने यह दावा किया था कि 9 तारीख को सोनिया गांधी, अखिलेश और मायावती दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस पूरी रणनीति का खुलासा होगा और मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से घोषित किया जाएगा। संतोष जी ने यह भी कहा था, मैं याद दिलाने के लिए ये बात कह रहा हूं, संतोष जी ने यह भी कहा था कि ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से इससे सहमत नहीं है। लेकिन मेरा कहना था कि अगर ये ऐसा होता है तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों को थोड़ी बहुत देर में सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं होगी और ये इससे पूरा 2024 की जो लोकसभा की चुनावी लड़ाई है उसके लिए ये घटना गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन फिर मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि ये तो एक सबसे बड़ी फेक न्यूज है। उनका कहना था कि मैं गठबंधन में जा रही हूँ, मैं कोई तीसरा मोर्चा नहीं बना रही हूँ और मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। ये कह के उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरी अटकलबाजी को खत्म कर दिया। आज मैंने संतोष जी से ये सवाल पूछा कि ये खत्म क्यों हुई, मायावती ने ऐसा क्यों किया और आपकी सूचना में गड़बड़ी कहाँ पे थी? तो संतोष जी ने दावा किया कि उनकी सूचना बिल्कुल ठीक थी। सोनिया गांधी और मायावती की कई बार बातचीत हो चुकी थी, अखिलेश जी से भी बातचीत हो चुकी थी और इन लोगों को दिल्ली आना था और दिल्ली में ये घटना घटित होनी थी। लेकिन उससे पहले एक कुछ घटनाक्रम बदला। घटनाक्रम ये बदला कि मायावती ने शायद अपने सलाहकारों से कुछ पूछताछ की होगी, उन्हें ये सलाह दी गई होगी या उनके दिमाग में ये बात आई होगी। उन्होंने अखिलेश के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें जो दलित बहुल हो और मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूं जो कि यादव बहुल हो। इससे हम दोनों की पार्टियों को ये संदेश जाएगा कि हम दोनों को एक दूसरे के उम्मीदवारों को वोट देना है। इसके पीछे मायावती का अंदेशा ये था कि उनके वोट तो समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट उनके खाते में नहीं आएंगे। इस प्रस्ताव पर अखिलेश ने विचार करके इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आप दलित नेता हैं, आप दलित बहुल क्षेत्र से लड़िए, मेरा मुख्य आधार पिछड़े वर्ग में है, मैं पिछड़ा प्रधान निर्वाचन क्षेत्र से लड़ूंगा। तो पहली बात तो ये है कि ये यहाँ ही से दोनों के बीच में इस पूरे मसले में एक फर्क पड़ना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने मायावती को फोन करके ये कहा कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव के पहले ही घोषित करने के बारे में मेरी पार्टी में एकता नहीं है। मेरी पार्टी में हम चुनाव के बाद तो आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पहले हम ये नहीं घोषित कर सकते। जैसे ही सोनिया गांधी ने उनसे ये कहा, उसके बाद उनकी चुप्पी जो पिछले उन्होंने 10-15 दिन से एक चुप्पी साध रखी थी, वो टूट गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी अटकलबाजी को एक फेक न्यूज करार दिया। तो ये सूचना मुझे संतोष जी ने दी और संतोष जी ने कहा कि मैं अब इसका विश्लेषण भी करूं। तो मैंने विश्लेषण में साफ तौर पर ये कहा कि मायावती का ये जो अंदेशा है, पहली बात तो ये है कि 2019 के में जिस तरह वोटों का दोनों के बीच में ट्रांसफर हुआ था, उसमें ये अंदेशा खरा नहीं उतरता। उसमें मायावती के वोट समाजवादी पार्टी के लोगों को कम मिले थे, समाजवादी पार्टी के लोग मायावती को ज्यादा मिले थे वोट। उसकी वजह से मायावती ने 10 सीटें जीत ली थी और अखिलेश 5 सीटों में सिमट गए थे। पहली बात। दूसरी बात, फिर भी किसी नेता के मन में ये हो सकता है कि भाई वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा, तो एक दूसरे को
पार्टी में संदेश देने के लिए इस जिस प्रकार की रणनीति मायावती ने तजवीज की थी, वो रणनीति मुझे अच्छी लगी। मेरा मानना है इसमें कोई गलत बात नहीं थी। आखिरकार 1993 में जो एसपी बीएसपी के बीच में जो गठजोड़ हुआ था, वो तभी हो पाया था जबकि मुलायम सिंह ने इटावा से कांशीराम को खड़ा करवा के अपना उम्मीदवार हरवाया और अपने यादव जनाधार को कांशीराम की तरफ ट्रांसफर किया। और वो इतना कड़ा चुनाव था कि केवल 20 या 25 हजार वोटों से ही कांशीराम चुनाव जीतकर लोकसभा में पहली बार जा पाए थे। लेकिन उससे बसपा को ये लगा कि समाजवादी पार्टी के लोग उसके उम्मीदवारों को वोट देंगे, और उसके बाद ऐतिहासिक चुनाव हुआ, दोनों के वोटों का अच्छी तरह से ट्रांसफर हुआ और भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद ध्वंस करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। बहरहाल अखिलेश ने उनके इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने भी उस प्रस्ताव को वापस ले लिया जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए दिया था। तो इस तरीके से ये पूरी घटना एक तरह से समाप्त हो गई। आनंद जी, क्या अभी भी इस तरह की कोई संभावना बन सकती है कि गठबंधन हो? क्योंकि वर्तमान हालात में अगर ये सब तीनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो एक एज तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। हो सकता है चुनाव नजदीक आने पर विपक्षी गठबंधन जो ज्यादा मजबूत है वो मजबूती से लड़े, कुछ सीटें जीत ले, लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एज है। तो क्या यह कहा जाए कि ये एक तरीके से सुसाइडल कदम था तीनों दलों की ओर से, या इसकी कोई भविष्य में संभावना बची हुई है फिर से गठबंधन के लोग आगे बढ़ रहे हैं? कमल जी नहीं, मैं पहले तो ये दुरुस्त करूं कि ये जहां तक इंडिया अलायंस है उनका अलायंस अपनी जगह है, उसमें कहीं कोई टूट नहीं हुई है, उसमें कोई सीटों को लेके कोई वो नहीं हुई है। उसमें जयंत चौधरी चले गए हैं तो चले गए हैं और जयंत चौधरी के जाने से मुझे ऐसा लगता है जो जयंत चौधरी को ट्रीटमेंट दिया है बीजेपी ने, उसकी वजह से जो शायद एडवांटेज मिलनी थी बीजेपी को वो थोड़ी कम जरूर हुई है। क्योंकि उनको जैसे एक होता है ना, आपने चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, वो बहुत एपरेंट हो गया, और उसके बाद अगर आप खुले मन से पहले दिन मोदी जी उनको आके गले लगा के कुछ कर लिए होते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। मैं अभी भी हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं प्योरली मतलब इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मायावती जी बहुत हार्ड बार्गेनर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मायावती जी का अभी भी मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो आज वक्तव्य, मतलब जो उनका वक्तव्य उनकी तरफ से आया कल, वो बहुत ही माइल्ड है। मायावती जी के स्वभाव को देखते हुए अगर वो किसी को हिट कर रही हैं और कह रही है फेक न्यूज है, ये बहुत लाइट वक्तव्य है। नहीं तो अभी तक वो मालूम नहीं किसी को क्या क्या और कौन कौन सा सर्टिफिकेट दे दिए होते। तो मैं अभी भी मान रहा हूं कि अगर वो भाषा के ऊपर उनका संयम है तो अभी सारी चीजें समाप्त नहीं हुई। और मैं इसको बाद में इसको जोड़ दूंगा अभी, क्योंकि वो फिर कहीं और दिशा में चली जाएगी। बीजेपी जिस तरह से लोगों को डरा रही, धमका रही है और वो कर रही है, उसका एक उदाहरण उड़ीसा है। मतलब उड़ीसा में क्यों कर रहा है बीजू जनता दल, वो किसी का, सब लोग कह रहे हैं। हमने अभी आपके शो शुरू होने से 5 मिनट पहले मेरी उड़ीसा के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से हुई, मैंने कहा कि हाथ मरोड़ के, उसने कहा हाथ मरोड़ के नहीं, गन पॉइंट पे करवाया जा रहा है। उनका हाथ मरोड़ के नहीं हो रहा है, गन पॉइंट पे हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मायावती जी हो सकता है कि जब तक मॉडल कोड ऑफ, क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा वो एक उसमें आ गया है, वो एक अलग वो है जिसपे हम और अभय जी अलग से बात करें, मतलब इसके आगे बात करेंगे। तो अभी फुल स्टॉप नहीं है। मैं इसको ये मान सकता हूं कि वो अर्धविराम है, पूर्ण विराम नहीं है। एक दूसरा, ये मायावती जी का जो ये बात है ना कि वोट उनके ट्रांसफर, और ये गलत मेरे ख्याल में ये अखिलेश यादव जी के प्रति, मैं अखिलेश यादव जी का बहुत क्रिटिक हूं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन उनको ये गलत, ये बयान जो है ये गलत है। अखिलेश यादव जी को रॉन्ग पिक्चर वो करना है। अखिलेश यादव जी की तरफ से सारे वोट ट्रांसफर हुए थे पिछले इलेक्शन में, मायावती जी की तरफ से वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। मैं अब तीसरी बात भी कहूंगा, अब हो सकता है कि ये जो मैं बात कह रहा हूं, जो संतोष जी कह रहे हैं कि मायावती जी का ये कहना कि मैं भाई आप उस वहां से लड़िए, मैं यहां से लड़ूं, सिंबल, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी था। अगर मायावती जी, अगर अखिलेश यादव जी को ये रहता तो एक इसका काउंटर ऑफर ये था कि आप अपने 5 लोगों को साइकिल पे के चिन्ह पे लड़ा दीजिए, मैं अपने 5 लोगों को हाथी पे लड़ा दे रहा हूं। आपकी पार्टी के लोग मेरे यहां रहेंगे जो आपके सबसे, क्योंकि भाई ये तय बात है कि अखिलेश यादव इस समय इस तरह का कोई रिस्क लेना ठीक भी नहीं है मेरे ख्याल में। अखिलेश यादव को एक मतलब जिस क्षेत्र को वो जानते नहीं है और जिसमें केवल और केवल उनको मायावती जी के ऊपर निर्भर रहना है,
उस क्षेत्र में जाके पॉलिटिकली ये सुसाइडल होगा अखिलेश यादव के लिए कि वो वहां से न लड़े चुनाव। क्योंकि ये बात केवल लोकसभा चुनाव की नहीं है। अखिलेश यादव को पता है कि लोकसभा चुनाव में उनका कोई खास भला नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है। उसके लिए इस तरह का मेरे ख्याल में अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने ये अगर कहा है कि मैं भाई ये नहीं, इसका एक काउंटर ऑफर ये हो सकता है कि आप अपने 5 आदमियों को और ये बहुत कॉमन हो रहा है। अगर संजय निषाद कमल के निशान पे लड़ सकते हैं, अगर अखिलेश यादव, जैसा जयंत चौधरी कह रहे थे कि अखिलेश यादव कुछ लोगों को कह रहे थे कि भाई कैंडिडेट हमारे होंगे, सिंबल आपका होगा, तो उस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे भी हो सकता है। मैं इसको, और तीसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर वाली है, ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है। अगर मायावती जी को आप प्राइम मिनिस्टर, देखिए ये मायावती जी को केवल प्राइम मिनिस्टर पहले बना के अगर आप कर रहे हैं तो वो उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मायावती जी को अपने पीछे उतने एमपीज भी लाने पड़ेंगे। मायावती जी के मान लीजिए फर्ज करिए 10 एमपी जीतते हैं और इंडिया गठबंधन में उसके अलावा अगर डीएमके है, अगर ममता बनर्जी जी हैं, अगर अखिलेश जी हैं, तो किसी और के अगर उससे एमपी जीतते हैं तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि मायावती जी को अपने नंबर ऑफ एमपीज पे भी काम करना पड़ेगा, और अगर वो 19-20 की बात करते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से थोड़ी देर के लिए ये सारा गठबंधन होने के बाद में 20 सीट आती है, तो ये तो फिर गलत बयानी होगी ना कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को कह दिया गया है प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया गठबंधन अच्छा भी करता है बाकी जगह से, तो इन्हीं को बनाना होगा। तो मेरे ख्याल में पोस्ट पोल का ही मामला ठीक रहता। दूसरा, खड़गे जी भी एक बड़ा इफेक्ट डालते हैं नॉन हिंदी क्षेत्र में, कम से कम हिंदी क्षेत्र में भी डालते हैं, नॉन हिंदी में बहुत बड़ा, दलित वोट पे, तो वो इफेक्ट भी कम हो जाएगा एक बार अगर आपने मायावती जी का चेहरा कर। बिल्कुल ठीक बात है कि पहले नहीं अनाउंस करते हैं। अगर इतना विश्वास मायावती जी को किसी उसमें नहीं है, तो फिर पॉलिटिक्स में तो बहुत सी चीजें, आज कमल हासन ने आज या कल साइन किया है 2025 में राज्यसभा मिलेगा, लेकिन मैं 39 सीटों पे जाके अपना प्रचार करूंगा। अगर एक व्यक्ति जो कलाकार है, जो पैसे से काम करता है, जिसका वो अगर 2025 तक का धैर्य और विश्वास है, तो मायावती जी को भी थोड़ा धैर्य और विश्वास तो एक दूसरे के ऊपर करना पड़ेगा। कमल जी। मैं एक टिप्पणी पढ़ रहा था, किसी दर्शक ने लिखा था कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो बहुत मुमकिन है कि जो ओबीसी वोट हैं, खासतौर पर यूपी में भी, वो भाजपा के प्रति या भाजपा के पक्ष में लामबंद हो जाए। क्या ये भी एक खतरा है? खासतौर पर पीछे का इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह का ध्रुवीकरण रहा है ओबीसी और दलित वोटों का। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे नहीं, मेरे हिसाब से ये देखिए, इस बार मैं बहुत स्पष्ट हूं, इस बार वोट बटे हुए हैं पक्ष और विपक्ष में। मैं बीजेपी वर्सेस में नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी के पक्ष में लोग वोट डालेंगे और मोदी जी के विपक्ष में वोट डालेंगे। ये ओबी ठीक है, इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है कि ओबीसी कौन, लेकिन मायावती जी के आ जाने से ओबीसी उधर चला जाएगा, मैं इसको नहीं मानता हूं। मायावती जी के आ जाने से, मायावती जी इधर भी आएंगी तो इंडिया अलायंस का फायदा होगा। मायावती जी अगर इंडिया अलायंस में अगर जाती है तो इंडिया अलायंस का भी फायदा होगा। मायावती जी अगर थर्ड पार्टी रह के लड़ती हैं तो अभी भी ये बताना मुश्किल है वो किसका नुकसान करेंगे। ये बहुत आसान नहीं है ये कर देना कि वो केवल इंडिया अलायंस का नुकसान करेंगे। कमल जी। अबे सर, आज घोषणा कर दी तृणमूल कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की, तो एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब तो ये तकरीबन तय हो गया। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये कांग्रेस की नाकामी मानी जाए या फिर कोई बहुत बड़ा दबाव माना जाए ममता बनर्जी पर, जिसके कारण वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं? कैसे समझा जाए इसे? देखिए, बंगाल की राजनीति की गहरी जानकारी रखने वाले जिन लोगों से मैंने इस टिकट वितरण के ऊपर बातचीत की है, तो उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी ने बड़ी बुद्धिमानी से टिकट दिए। चुनाव परिणाम क्या होगा अलग बात है, लेकिन उन्होंने टिकट देने में अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को, जो कि मुख्य तौर पर गुजरात के रहने वाले हैं, उनको उन्होंने बहरामपुर सीट से टीएमसी का उम्मीदवार बनाया है और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते हैं। और जैसे ही यूसुफ पठान का नाम घोषित हुआ है, अधीर रंजन चौधरी दीवानों की तरीके से ये कहते हुए घूम रहे हैं कि दीदी ने ध्रुवीकरण करने के लिए हमारे खिलाफ बाहर का आदमी उतार दिया है, ये कांग्रेस को हराने की साजिश है। तो इनके वो कहने की जरूरत नहीं है। वो तो स्पष्ट रूप से जो ममता बनर्जी ने कदम उठाया है, वो कदम अपने आप में स्पष्ट रूप से कहता है कि वो इस बार
अधीर रंजन चौधरी को ठिकाने लगाना चाहती हैं। वो अपनी तरफ से कोई ढील नहीं देना चाहती हैं इस सवाल के ऊपर कि अब मुसलमानों के वोट अधीर रंजन चौधरी को बहुत ना के बराबर ही मिल सकते हैं उस क्षेत्र में। ये एक अंदेशा पैदा हो गया है, तो ये एक बहुत दिक्कत वाली बात उनके लिए होगी। हालांकि वो खुद बहुत मजबूत किस्म के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की हालत पश्चिम बंगाल में जो भी रही हो वो हमेशा अपना चुनाव जीतते रहे हैं। इससे तीसरी बात जो मेरी समझ में ये आती है कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में व्यवहारिक रूप से नहीं है, वहां केवल वो सैद्धांतिक रूप से है। और सैद्धांतिक रूप से भी इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये कहती हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में हूं, भले ही पंजाब पश्चिम बंगाल में हमारा गठजोड़ हो या ना हो। इसी तरीके से इसके बाद राजीव शुक्ला से जब प्रतिक्रिया ली गई, राजीव शुक्ला ने कहा कि सीटों का तालमेल होना अलग बात है और इंडिया गठबंधन का सदस्य होना अलग बात है। उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया। तो इसमें कुछ समीक्षकों की ये राय है और मैं कमोबेश उस राय से अपने आप को सहमत पाता हूं कि ममता बनर्जी लंबे अरसे से बंगाल के ऊपर हुकूमत कर रही हैं और इतनी दूर तक जब कोई सरकार चलती है तो उसके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी हमेशा जमा हो जाती है, शासन कितना भी अच्छा हो। और बंगाल की इस तरह की राजनीति है, उसमें ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसी हालत में अगर कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी का गठजोड़ हो जाता, सीपीएम के साथ तो हो नहीं सकता था गठजोड़, कांग्रेस के साथ अगर गठजोड़ हो जाता तो जो टीएमसी विरोधी वोट था, भाजपा उस वोट की सीधी सीधी दावेदार हो जाती। हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा है कि जो वामपंथी कार्यकर्ता थे वो वाम की बजाय राम राम जपने लगे थे, वाम करने की बजाय राम राम कर, वो वाम और राम का एक जिसे कहते हैं ना, एक हस्तांतरण हो गया था। और वैसी स्थिति में जो एंटी टीएमसी वोट होगा, टीएमसी विरोधी वोट होता, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से और उत्साहपूर्वक मिलता। ये गठजोड़ न होने से और ममता बनर्जी अपने 42 उम्मीदवारों को घोषित कर देने से अब एंटी टीएमसी वोट के पास कई विकल्प होंगे अपना वोट डालने के लिए। वो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं, वो भाजपा को भी वोट दे सकते हैं और वो सीपीएम को भी वोट दे सकते हैं। और हो सकता है एंटी टीएमसी वोट अभी भी भाजपा को ज्यादा मिले, लेकिन कुछ वोट कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी खींचेगी। इससे ममता बनर्जी को चुनाव में कुछ राहत मिल सकती है एंटी इनकम्बेंसी के मुकाबले। दूसरी एक छोटी सी बात और मैं कह दूं, इस तरह का उन्होंने समारोह किया था इस 42 लोगों की, मैं तो इस तरह के समारोह में कभी किसी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते देखा नहीं। कितनी विशाल वो रैली थी और उसमें किस तरीके से सड़कें बनाई गई थी, उसमें वो लोग उम्मीदवार लोग हाथ हिलाते हुए सब घूम रहे थे और कितनी जबरदस्त वहां भीड़ थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो इवेंट मैनेजमेंट बड़ा भव्य होता है, ममता बनर्जी के इस इवेंट में भारतीय जनता पार्टी को भी मात कर दिया। ये इससे पता लगता है कि एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ममता बनर्जी कितनी शक्तिशाली हैं और भाजपा के मुकाबले उनकी चुनौती कितनी जबरदस्त है। आनंद जी, ये एक बात कही जा रही है बार बार कि जो संदेश खाली की घटना है उसने टीएमसी की छवि को, ममता बनर्जी की छवि को गहरा धक्का लगाया है और यह बात जो दिल्ली की मीडिया है वो ज्यादा उभार कर ला रही है और इससे चुनाव पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो आज का जो टिकट वितरण है उसके संदर्भ में क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी एक मजबूत उम्मीदवारों की सूची ला पाई हैं? और क्या सच में जैसा कि अभय जी कह रहे हैं इसे हम पंजाब मॉडल की एक दोहराव के रूप में ही देखें, जहां दलों ने पीछे कहीं समझदारी से तय कर लिया होगा कि हमें अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर इसमें अधीर रंजन चौधरी की बड़ी भूमिका देखते हैं कि गठबंधन हो ही ना? नहीं, मैं हर एक का अलग अलग जवाब दे दूं। अधीर रंजन से आपने खत्म किया, मैं वहीं से शुरू कर दूं। अधीर रंजन जी ने जरूर पूरे उसमें वक्तव्य में अधीर रंजन जी को मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने धैर्य का परिचय दिया था या उन्होंने परिपक्व नेता के रूप में वो हुए थे। वो हरदम फुट सोल्जर के रूप में काम कर रहे थे। और भाई ममता बनर्जी को इनको भी समझना चाहिए, वो एक प्रदेश की पिछले 15 वर्ष से वो मुख्यमंत्री रही हैं। आप अधीर रंजन को छोड़ दीजिए, क्या बिहार में किसी कांग्रेस नेता की ये हैसियत है कि लालू जिनकी 0 सीट है लोकसभा में, उनको इस तरह का वक्तव्य उनके बारे में कह सके? नहीं है। तो आप अगर किसी के साथ हैं तो आपको थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल में तो वही नेता है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का नेता 1 से 10 तक कोई नहीं है।
तो अगर वही नेता हैं, तो आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी के साथ अपनी भाषा पे संयम रखना पड़ेगा, जो दूर-दूर तक अधीर रंजन जी की की भाषा पे संयम नहीं दिखाई दे रहा था। एक, संदेश खाली की जहाँ तक बात है, मैं अभी भी ये मानता हूँ संदेश खाली का बंगाल में कोई असर नहीं पड़ेगा। संदेश खाली की घटना को भाजपा हिंदी राज्यों में बनाना चाहती है, हिंदू-मुस्लिम करने के लिए। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्मृति ईरानी उसमें सबसे ज़्यादा जो बिफर के और सबसे ज़्यादा गुस्से में इस समय है, वो स्मृति ईरानी है संदेश खाली को लेके। वो बंगाल का मैंने किसी इस तरह के नेता को नहीं देखा, या बंगाल के नेता को ना, वो मैंने नहीं देखा। मैंने देखा सबसे ज़्यादा उसमें गुस्साई हुई है स्मृति ईरानी। वो जगह-जगह घूम-घूम के हिंदू जेनोसाइड कर रहे हैं। तो वो स्पष्ट है कि वो संदेश खाली के संदेश को वो यूपी बिहार में ट्रांसफर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कई लोग ये कहते हैं कि आप लोग तो जैसा मन होता है वैसा करने लगते हैं। ये मेरे हिसाब से चुनाव की दृष्टि से देखिए तो असमंजस की स्थिति खत्म हुई बंगाल में। कांग्रेस की मैं कमजोरियां बता रहा हूं। कांग्रेस जो सबसे बड़ा गठबंधन है, उसने इतने दिन विचार विमर्श करके कुछ कल मालूम नहीं 40-45 कितने लोगों की एक सूची जारी की है, जो कि मुझे लगता है कि वो कम से कम कांग्रेस को अपने कुछ ऐसे प्रदेश जहां जहां इंडिया गठबंधन है ही नहीं, जहां उसको अकेले लड़ना, उनकी सूची तो जारी कर देते। आपने उनकी सूची भी नहीं जारी की है। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और ममता बनर्जी के पास तो एक ही स्टेट है, उनको उस स्टेट को बचा के रखना है, तभी उनकी ताकत, उनकी हैसियत, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तभी उनकी वो हैसियत है। और मुझे लगता है कि असमंजस की स्थिति से बेहतर उन्होंने कोई नाम दे दिए। अब ये कांग्रेस को देखना है या वामपंथी दलों को देखना है कि वो कहां पे कौन सा। और एक तरह से अगर आप देखिए तो उन्होंने बहुत होमवर्क करने का टाइम दे दिया है कांग्रेस और वामपंथी दलों को। भाई जहां पे आप वोट की दृष्टि से लगता है तो कांग्रेस उस हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करे। आप अधीर रंजन जी वहां पे बिल्कुल जाके अगर ताल ठोकते हैं यूसुफ पठान के सामने, और यूसुफ पठान अगर गुजरात से आयातित हुए तो ये ममता बनर्जी करती नहीं है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं तो, और इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं, तो ये क्यों नहीं। अगर उत्तर प्रदेश से अजहरुद्दीन आके इलेक्शन लड़के और यहां से गायब हो सकते हैं, मतलब आए इलेक्शन लड़े उसके बाद गायब हो गए, तो ये गायब होने का अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन में ये आवश्यक है कि उसके जो छत्रप है, जो उसके लोकल सेनापति हैं, वो सेनापति ठीक से काम करें। मैं ये मान रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में वो सेनापति बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिहार में वो सेनापति तेजस्वी हैं, वो ठीक कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वो सेनापति उद्धव ठाकरे हैं, वो बिल्कुल ठीक कमान संभाले हुए हैं। दक्षिण में हम लोग बात नहीं करते हैं तमिलनाडु की। आप मतलब लोगों का अंदाज नहीं। स्टालिन ने कल जो उन्होंने गठबंधन की फाइनल किया है सीटें 39, लोगों को अंदाज नहीं है। वहां टोटल 9 सीटों 9 पार्टीज का गठबंधन है। आसान गठबंधन नहीं है तमिल राजनीति में 9 गठबंधनों को एक साथ करना। डीएमके, कांग्रेस, फिर 2-2 सीट वाली एमडीएमके, और कौन-कौन, 1-1 सीट वाली 3, 2-2 सीट वाली 3 पार्टी, 1-1 सीट वाली 3 पार्टी, और कमल हसन की पार्टी को भी उन्होंने गठबंधन का हिस्सा बना के दस्तखत करके 9 पार्टीज को लेके चलना है। तो वहां पे ये उनका डिसीजन है। वहां पे कांग्रेस की 1 सीट कम हुई, पिछली बार 10 लड़ी थी, 9 जीती थी, इस बार 9 ही सीट पे लड़ रही। पुदुचेरी उनको एक एक्स्ट्रा दी गई है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये एंड ऑफ द डे इंडिया अलायंस, जिसकी पिछली बार पिछले चुनाव में 24 सीटें थी, 22 तृणमूल और 2 कांग्रेस, अगर वो 24 से 25 होती हैं तो किसी को कोई भी उंगली उठाने का हक नहीं होगा ममता बनर्जी के ऊपर। अगर वो 24 से 23 होती हैं तो बिल्कुल हम लोग उसके बाद समीक्षा करेंगे कि ममता बनर्जी का ये निर्णय गलत था या उन्होंने गलत किया। लेकिन आज अगर वो जिम्मेदारी ले रही हैं तो मुझे इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि वो उस 24 को 25 जरूर कर लेंगी। अब वो जाके संख्या 40 पे रुकेगी कि 30 पे रुकेगी, ये अभी आने वाला समय बताए। कमल, वैसे एक और नेता पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं, कीर्ति आजाद, जो आमतौर पे बिहार और दिल्ली से चुनाव लड़े हैं, बिहार के ही हैं। लेकिन आज जयराम रमेश से उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है कि अभी तो सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अंतिम दिन बीता नहीं, तो हो सकता है अभी सीटों का गठबंधन फिर से हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो दूर की कौड़ी है। एक अन्य मुद्दे की तरफ अभय जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल जो एक चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया।
उनके इस्तीफे को हम कैसे समझें? क्या वो भी एक जो जज हैं गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के, उनकी तरह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या ये चुनाव आयोग के भीतर किसी क्राइसिस की ओर संकेत करता है? आपको ये घटनाक्रम आपके लिए क्या है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें मैं पहले एक प्रश्न मैं आपसे नहीं, क्योंकि वो जयराम रमेश का नाम आया था, जस्टिस गंगोपाध्याय की बात रेलेवेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा प्रश्न आपसे पूछूं, और वो मैं पहले सोच रहा था बात करूं ना करूं, फिर मुझे लगा कि अगर मन में आ गया तो पूछ लूं। उसमें मैं डिक्लेरेशन ये दे दूं, मतलब उसका एक ये वो है कि मैं वो सीट ऐसी है जहां पे मैं व्यक्तिगत रूप से सन 77 से इन्वॉल्व रहा हूं। वो महाराजगंज की सीट है, महाराजगंज लोकसभा। कांग्रेस ने कल वहां के जो नोन अमरमणि जी हैं, अमरमणि जो बिल्कुल ठीक से, मतलब उनके जो कार्यकल्प है उसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है, वो क्या चीज है, वो किस तरह के माफिया हैं, वो बच्चा अगवा करने से लेके हत्या करने तक और क्या क्या काम नहीं किया जिसमें सजा मिली हुई है। उनके लड़के भी वैसे ही हैं, अमरमणि जी। उनको अगर कांग्रेस हार पहना के अपने यहां ला रही है तो, और कहा रही है कि विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया, तो कांग्रेस ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं ले आया रही है? भाई राजपूत और ब्राह्मण का तालमेल भी बराबर हो जाएगा, वहां ब्राह्मण लाए। मतलब मुझे कभी कभी ये लगता है जयराम रमेश जी ये सब बातें कर रहे हैं, आप किस मॉरल अथॉरिटी से कांग्रेस ये काम कर सकती है कि अमरमणि के लड़के को कल कांग्रेस में एडमिट कराए? मतलब मुझे कभी कभी अफसोस होता है। मैं अभय जी थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा, कांग्रेस में कुछ नहीं रह गया, कोई ऊपर माई बाप नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है, एक तो आपने जो अपनी बात कही है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। और अमरमणि जैसे लोगों को अगर कांग्रेस माला पहना के लाती है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और कांग्रेसियों को उनका चेहरा दिखाने के लिए हम लोगों को आईना पेश करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं अब एक दूसरे कांग्रेस का जो रणनीतिक समस्या है कांग्रेस की, जिसको मैं स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस कहूंगा, पॉलिसी पैरालिसिस के स्थान पर, वो क्या है, इसके बारे में जरा मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। राहुल गांधी की स्थिति इस वक्त यह है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, उनकी व्यस्तता का आलम यह है कि कई जगहों पर कांग्रेस गठबंधन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी के पास समय नहीं है उन समस्याओं में दिमाग खपाने का। महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है, वो उसी तरीके से समस्याग्रस्त है सीटों के तालमेल में, जिस तरीके से भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति समस्याग्रस्त है। ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर समस्याएं कम हो, लेकिन जब राहुल गांधी के पास कोई संदेश जाता है कि भाई आप जरा इसके बारे में बताइए, क्या किया जाए, इसको बताइए, तो उनकी तरफ से आता है कि रुकिए। तो उन्होंने वहां से मैसेज भिजवाया है महाराष्ट्र के कांग्रेसियों के बारे कि वो 17 तारीख को आएंगे बंबई, और 17 तारीख को वो एक बड़ी रैली करेंगे। उसके बाद वो इन समस्याओं के ऊपर विचार करेंगे। आप इससे अंदाज लगाइए कि कांग्रेस में गठबंधन करने की शैली क्या है। अब 17 तारीख तक कांग्रेस की तरफ से और प्रकारांतर से जो महाविकास अघाड़ी है उसकी तरफ से गठबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। और ये तब है जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की निजी हैसियत जो है वो शरद पवार की टूटी हुई एनसीपी और उद्धव ठाकरे की टूटी हुई शिवसेना के मुकाबले आजकल कमजोर है। वो जमाना चला गया जब कांग्रेस की हैसियत इन पार्टियों से तगड़ी हुआ करती थी। लोगों का मानना यह है कि सबसे कम सीटें अगर कोई जीतेगा महागठबंधन में तो वो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस होगी सबसे कम सीटें जीतने वाली। तो जब कांग्रेस इस तरीके से काम कर रही है तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, तो अभी फिर से मैं इस सवाल से आगे बढ़ते अरुण गोयल वाले सवाल पर वापस आऊंगा कि क्या वो एक संस्थागत क्राइसिस की ओर संकेत करता है, या फिर हम इसे एक रोजमर्रा की घटना माने जहां किसी चुनाव आयुक्त ने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया? इसे हम कैसे देखें? नहीं, इसमें देखिए पूरी जानकारी तो अभी चीजों की नहीं है। जो जानकारी थोड़ी बहुत मैंने जमा करने की कोशिश की है आज सवेरे से, वो कुछ इस किस्म की है कि जब अरुण गोयल को वीआरएस लेने के बाद में, आईएएस अफसर हैं, भारी इस्पात उद्योग के हैवी स्टील के सचिव थे, जब उनको वीआरएस लेने के एक दिन बाद बिल्कुल विशेष आदेश पर प्रधानमंत्री के सारी फाइलें क्लियर की गई और उनको वो चुनाव आयुक्त बनाया गया, तो उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि आगे चलकर जो राजीव कुमार हैं उनकी जगह मुख्य चुनाव आयुक्त यही बनेंगे।
मतलब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की लाइन में थे पूरी तरीके से। तो भाजपा इसी योजना के साथ उनको लाई थी। फिर क्या हुआ कि एडीआर ने इनके खिलाफ रिट कर दी और इनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस गया, और उस फंसने की वजह से, अदालत में फंस गया, उस फंसने की वजह से इनके ऊपर एक भारी सवालिया निशान लग गया। तो अब इसके अंदर दो तरह की बातें कही जा रही। एक तो ये कही जा रही है कि इनके नियुक्ति के ऊपर इतने कानूनी पेच पैदा हो गए थे कि बाद में इन्होंने यही समझा कि अब वो छोड़ ही दें और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के चक्कर में न रहें, क्योंकि उससे पहले कोई और ऐसा फैसला आ सकता था जिससे इनकी बेइज्जती हो जाती। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसके साथ पर्दे के पीछे विचार विमर्श करके ये फैसला लिया होगा कि हम अब छोड़ ही देते हैं, आप दूसरा रख लीजिए। और इस वक्त तो कोई विपक्ष का नेता है भी नहीं, तो जो चुनाव आयोग चुनने वाली जो कमेटी है उसमें तो मल्लिकार्जुन खड़गे व्यवहारिक रूप से है नहीं, तो प्रधानमंत्री होंगे, वो दो कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे, वो मिलकर जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बना लेंगे। अब एक ही चुनाव आयुक्त रह गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त। नहीं, उसमें विपक्ष के नेता भी रहेंगे, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे और एक प्रधानमंत्री रहेंगे, तो विपक्ष के नेता हमेशा माइनॉरिटी में हो जाएंगे, ये उसमें स्थिति है। नहीं, विपक्ष का नेता है ही नहीं कोई टेक्निकली। विपक्ष का नेता व्यवहारिक रूप से, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता होते या कोई कांग्रेसी विपक्ष का नेता होता तब तो उसमें रहता वो जी। कमल जी, जो टेक्निकल जो कह रहे हैं दर्शकों को क्लियर कर दें, टेक्निकली विपक्ष का नेता हरदम लोकसभा का ही जो रहता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो विपक्ष के नेता की वहां, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स की बात होती है। तो एक तो पहली चीज ये है, तो खड़गे जी तो रूल आउट है। दूसरी बात, अच्छा, और कांग्रेस के पास क्योंकि एक 10% वो होना चाहिए, वो कांग्रेस के पास है नहीं, तो टेक्निकली वहां पे कोई वो नहीं। आपकी बात भी सही, अगर वो आके बैठ भी जाएंगे तब भी वो 2:1 का हो जाएगा। एक चीज और दर्शकों को समझना होगा, वो जब 2:1 का भी हो जाए, वो एक पैनल से चुनाव करते हैं और वो पैनल सरकार भेजती है कि भाई ये 3 नाम हैं, इसमें से आप किसको लेंगे। तो 3 नाम, वो तो भाई सरकार भेज रही है 3 नाम, तो पप्पू, गप्पू, चप्पू का भेज देगी, तो पप्पू को लीजिए या गप्पू को लीजिए या चप्पू को लीजिए, वो एक ही नाम है ना, वो तो वही नाम आ रहे हैं जो पहले से क्लियर होंगे। तो इसलिए ये हमको आपको बेवकूफ बनाने के लिए है कि वहां पे एक कमेटी बैठती है। अरे कमेटी नहीं, कमेटी के पिताजी भी बैठ जाएंगे अगर वहां पे 3 लोग वही भेज रही, सरकारी भेज रही है, क्योंकि वो सर्च कमेटी या जो कमेटी भेजती है वो सरकारी कमेटी भेजती है। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि गोयल जी, मैं और अभय भाई, मेरी जो जानकारी है, ये नवंबर 2022 में ये 18 तारीख को फ्राइडे को इन्होंने इस्तीफा दिया। 19 को शनिवार के रोज प्रेसिडेंट ने इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया। 20 को संडे था, 21 को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं उसके बाद ये अप्रैल 2023 में एडीआर इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, जो मामला खारिज हो गया था। फिर ये अगस्त में फिर से हो गया, तो ये मामला खारिज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं, ना मोदी जी को, ना गृह मंत्री को, और ना उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की कोई चिंता है। वो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना, मतलब हमने कहा तुम कहते रहो हम नहीं करेंगे भाई। अब आप पुलिस से कहिए कि भाई अदालत तो जाके पुलिस इनको गिरफ्तार करो, अब था पुलिस वाले का नहीं करेंगे। अब आप घूमते रहिए, आप कंटेम्प्ट के पिताजी भी लगा दीजिए, हम नहीं करेंगे। तो वो कुछ इस तरह की स्थिति है। मेरा ये मानना है कि गोयल जी की स्थिति में सरकार को इसलिए नहीं, वो जो कुछ लोग एक बात ये कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ऐसी हुई है जिससे गोयल जी को स्वतः, मतलब ये जो इस्तीफा है, ये सरकार से ज्यादा गोयल जी के इनिशिएशन पे हुआ है, या गोयल जी के कहने पे उन्होंने इस्तीफा, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना कि सरकार। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं ना कि कई लोग इसको, आज सुबह प्राचा जी भी मेरे एक चैनल पे आए थे, वो बोल रहे थे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और इसके मेरे हिसाब से ये कहाँ मानते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। वो कहेंगे नहीं है। ये जो अरुण पांडे, इससे पहले जो अनूप पांडे जिससे पहले हुए थे, जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है उसी दिन वो किस दिन रिटायर होगा पता लग जाता है। ये कोई एकदम से नहीं कि एक सुबह सूरज निकला और हुआ कि नहीं आज ही रिटायर हो जाएंगे। तो अनूप पांडे जब पिछले महीने रिटायर हुए हैं, तो सरकार को पता था कि रिटायर हो जाएंगे, और सरकार ये बिल्कुल एज अ डिसीजन मान रही थी कि 2 ही लोगों से कराएंगे। तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं भाई
कि सरकार ने निर्णय लिया हो कि एक ही इलेक्शन कमीशन से कराएंगे, क्यों हम ये रखें, तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट में। तो ये स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, हम एक ही कराएंगे, क्योंकि अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोयल जी की अंतरात्मा जग गई थी। मुझे लगता है अंतरात्मा जब ऐसे लोगों की होती है, वो जगती जगती नहीं, वो ताले में बंद करके कहीं ऐसी जगह चाबी फेंक देते हैं कि वो मिलेगी भी नहीं, वो सागर आगर में कहीं जाके छुप गई होगी। अंतरात्मा नहीं, कुछ और कारण है, लेकिन वो शायद अब जो सरकार है वो एक ही इलेक्शन कमीशन से काम कराना चाहेगी। जी। एक आखिरी सवाल आप दोनों लोग की उसमें मैं टिप्पणी चाहूँगा कि आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस से। पिछले हफ्ते भी जो पचौरी साहब एक हैं मध्य प्रदेश के, वो गए। इसके अलावा आज राजस्थान के कुछ विधायक गए। तो क्या इसे हम एक सामान्य प्रवृत्ति माने कि जब एक राज्य में पार्टी हार जाती है तो नेता दल बदल करते ही हैं, या फिर हम इसे ये देखें कि ये दिखाता है कि उस राज्य में उस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है? एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि आज के दिन में एक नेता, एक सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस में शामिल हुए, हिसार के जो सांसद हैं, जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, ब्रिजेंद्र सिंह। तो इस तरह की घटनाओं को हम कैसे देखें जो इस समय जो पाला बदल हो रहा है? तो पहले अभय सर आपकी टिप्पणी, फिर आनंद जी आप। देखिए, मैं तो मोटे तौर पर एक जनरल बात, एक सामान्य बात कह सकता हूँ इस पे, और वो ये है कि देश में इस समय जैसा माहौल बना हुआ है और पिछले 5-6 साल से ऐसा माहौल बना हुआ है, उसमें सत्ता का एकमात्र स्रोत भारतीय जनता पार्टी को समझा जाता है। यानी सत्ता वहां से फूटती है। वो है एक ऐसा मुहाना है जहां से सत्ता वहां से फूटती है। तो जो व्यक्ति विपक्ष में रहते रहते बोर हो चुका है, या विपक्ष में रहते रहते उकता चुका है, या वो सत्ता से अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रहना चाहता, तो वो इस तरह का मीजान बनाता है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में चला जाए। जहां तक पचौरी जी का सवाल है, वो गांधी परिवार के बहुत ही निकट रहे हैं पचौरी जी। और जब कमलनाथ के भाजपा में जाने की बात हो रही थी, तभी उस वक्त ये पता लगा था कि कमलनाथ के साथ साथ पचौरी जी भी भाजपा में चले जाएंगे। तो कमलनाथ जी को तो भाजपा ने लिया नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पचौरी जी को भाजपा ने अपने यहाँ ले लिया, क्योंकि वो कमलनाथ जी का भाजपा में जाना एक राष्ट्रीय घटना होती और पचौरी जी का भाजपा में जाना एक मध्य प्रदेश स्तर की घटना है, तो उनको उन्होंने ले लिया। किसी खास प्रदेश में अपवाद स्वरूप कुछ इस तरह की घटना हो सकती है कि कोई व्यक्ति भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चला जाए। जैसे मान लीजिए कर्नाटक की जो स्थिति है, उसमें हो सकता है कि भाजपा का कोई व्यक्ति कांग्रेस में चला जाए। वहां पे कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की थी राज्यसभा चुनाव में, भाजपा के एक व्यक्ति ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटक में। तो ये स्थिति ये है। तो इस वक्त जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में जिस व्यक्ति में लंबी लड़ाई लड़ने का दम नहीं है, या जो थक गया है इस लंबी लड़ाई को लड़ते लड़ते, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का पूरा बंदोबस्त करेगा, मीजान बैठाएगा, और अगर मौका लगा तो वो भाजपा में चला जाएगा। और कांग्रेस भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, वो किसी को कोई उम्मीद नहीं बता रही। मैंने बताया ना कि राहुल गांधी के पास समस्याओं से निपटने के लिए समय ही नहीं है। वो तो जनता के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए यात्रा करने में लगे हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति है, अशोक चौहान भी तो बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अशोक चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दिया। जिस तरह हेमंत बिश्व शर्मा ने एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन करते हुए बताया था कि वो किस तरीके से अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे वगैरह वगैरह, तो उसके बाद राहुल गांधी के समर्थकों की तरफ से उसकी बड़ी आलोचना हुई और कहा कि ये सब राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बातें कही जा रही हैं। लेकिन अशोक चौहान ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया। वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। उनकी डील हो गई थी, उनको राज्यसभा मिल गई, और वो उसमें भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन ये तो बात हम सब लोग जानते हैं कि वो नाना पटोले के खिलाफ कम से कम 6 महीने से शिकायतें कर रहे थे, और 4 महीने से उन्हें राहुल गांधी की तरफ से कोई सुनवाई हुई नहीं उनकी। आनंद जी, इस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सुरेश पचौरी की आपने नाम से नाम लिया। देखिए, ये सारे लोग जो हैं, ये ड्राइंग रूम के में गुलदस्ते की तरह हैं। इनमें ना फूल, ना सुगंध है, और ना ये किसी काम आते हैं। गुलाम नबी आजाद, ये देखिए, बीजेपी इन लोगों को जब लाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सुरेश पचौरी जी आज तक ना एमएलए का इलेक्शन लड़े, जहां तक मेरी जानकारी, लड़े भी नहीं है। जीते तो नहीं है, ये तो पक्का है, ना एमपी जीते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार लड़े भी नहीं है। वो राज्यसभा 4 बार कांग्रेस में बन गए, और कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। लोकसभा लड़े हैं, वो 2 बार हारे हैं। तो हाँ, दोनों बार, लेकिन जीते आज तक नहीं है कोई। गुलाम नबी आजाद क्यों चले गए, अब उनकी क्या उपयोगिता है वहां पे, वो नहीं समझ में आया।
राजेश मिश्रा जी एक अभी उत्तर प्रदेश में छोड़ के चले गए हैं। अब राजेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को, अब वो इसमें केवल एक आदमी ने, जो अभय जी कह रहे हैं कि अशोक चव्हाण ने एक ये परिपक्वता दिखाई कि उसने एक जो मोरालिटी होती है पॉलिटिक्स की, भाई हम पुरानी पार्टी को गाली नहीं दी। राजेश मिश्रा तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, एजेंट नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम्हें कितने वोट मिले थे ये बेचारा देख लो ना, ये दूसरे को गाली दे। मैं एक और चीज, अबे भाई आप वो चल रहा था, मैं पूरा उसको मुझे नहीं याद, अभी एक कहीं ये चल रहा है, वो लाइटर वेन में है कि बीजेपी में हो गया है कि उनका एक आरक्षण नीति आ गई है बीजेपी में टिकट की। 20% टिकट रिजर्व है बीजेपी के पुराने कैडर के लिए, और फिर 10% रिजर्व है किसके लिए, और 70% में ये सारे लोग भाई दावा कर सकते हैं, और 70% ओपन है, 70% जनरल कैंडिडेट की तरह ओपन है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक बड़ी खबर, लेकिन उसको नहीं पकड़ा गया। एक बड़ी खबर यह है कि वो बीजेपी, हालांकि है बहुत छोटे स्टेट की, लेकिन उसको नेशनल न्यूज बन गई थी। वो जो 2 आपके जो सभासद थे वो वापस फिर आ गए हैं। अच्छा, अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है तो उन 6 हिमाचल प्रदेश के लोगों को अभी तक उनको पकड़ के चले, उनको उत्तराखंड ले आया गया है, और उन इंडिपेंडेंट लोगों को भी उत्तराखंड की हवा खा रहे हैं उन लोग। वो पहले वहां से शिमला से कहीं और गए, फिर वहां से अब वो आ गए हैं उत्तराखंड। मतलब अगर बीजेपी ये केवल इसलिए कर रही है कि लोगों के बीच में ये पहुंचे कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, ये मच गया। मुझे लगता है कि अब भगदड़ नहीं, काफी चीजें सेटल हो गई हैं, लोगों को पता है कि मुझे, और लोगों को अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ जीने की धीरे धीरे आदत भी पड़ती जा रही है। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंदवर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। बहुत दिलचस्प बातचीत हुई आज, बहुत दिलचस्प। आप दोनों लोग बहुत धन्यवाद। नमस्कार।